डेट है 6 मई 2022। आर्टिकल हीट वेव से संबंधित है। अब इस बार आपने देखा होगा कितनी ज्यादा गर्मी है। न सिर्फ नॉर्थ इंडिया में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात में भी देखने में, बल्कि साउथ इंडिया में भी हीट वेव्स का प्रकोप देखने को मिल रहा है। आईएमडी का जो डेटा है ना अप्रैल का, उसके अनुसार तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है ना वो एवरेज से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। बेंगलुरु में 41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ। बेंगलुरु के अलावा तिरुचि और तिरुटानी यहाँ पर भी 41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ, जो ज्यादा है एवरेज से। और दिल्ली की बात करें, दिल्ली के लिए अप्रैल का जो महीना है ना पिछले 72 सालों में सबसे गर्म महीना, सेकंड वार्मेस्ट है। वार्मेस्ट नहीं, सेकंड वार्मेस्ट है, दूसरे नंबर पे सबसे गर्म रहा अप्रैल पिछले 72 सालों में। एवरेज टेम्परेचर 40.2 डिग्री सेल्सियस। और हरियाणा के गुरुग्राम में टेम्परेचर जो है पहली बार अप्रैल में 45 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर गया। अब किचन में वो लोग जो बेचारे मजदूर हैं, जिनकी मजबूरी है घर से बाहर निकल के काम करना, जैसे एग्रीकल्चर लेबर हैं या फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं। अब ये तो देखो छाया में काम नहीं कर सकते, इन्हें तो काम करना ही पड़ेगा। इन पर देखो इस प्रकार की हीट वेव्स का ना बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी हम इस आर्टिकल में बात करेंगे। लेकिन कुछ और डेटा है साउथ एशिया में हीट वेव से संबंधित। पिछले 100 सालों में देखो ग्लोबल टेम्परेचर जो है ना 1.5 डिग्री सेल्सियस तो एवरेज बढ़ ही गया है। यही चलता रहा तो 2100 आते आते वर्ल्ड का जो एवरेज टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। और 2022 जो है वो अर्थ पर 5वें नंबर पे सबसे गर्म साल रिकॉर्ड हुआ है। अब देखो ये जो एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने को मिल रहे हैं ना, इसके लिए सिर्फ लोकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग रिस्पॉन्सिबल है। मतलब विभिन्न देश मिलकर जो ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं ना, ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करते हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, ये जिम्मेदार हैं। तो सिर्फ एक देश के एक्ट करने से काम नहीं चलेगा, सभी देशों को सीरियस होना होगा अगर इस बढ़ती एक्सट्रीम टेम्परेचर के इवेंट्स को हमें रोकना है। जैसे देखो हाल सिर्फ साउथ एशिया का ऐसा नहीं है, हीट वेव्स जो हैं वो यूरोप के लिए सबसे भयानक क्लाइमेट डिजास्टर साबित हो रही हैं। और साउथ एशिया में सबसे ज्यादा वनरेबल इंडिया है इस प्रकार की हीट वेव से। एक स्टडी कहती है इस प्रकार के जो एक्सट्रीम इवेंट है ना, जैसे गर्मी से बहुत ज्यादा गर्मी, गर्मी हो तो बहुत ज्यादा गर्मी, बारिश हो तो बहुत ज्यादा बारिश, सर्दी हो तो बहुत ज्यादा सर्दी, इन एक्यूट वेदर इवेंट्स की वजह से 1971 से लेकर 2019 के बीच 1,41,308 लोगों की जान चली गई है, जिसमें से 17,362 यानी 17,362 लोगों की जान गई हीट वेव की वजह से। देखो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर अगर 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है ना, तो कितना इकोनॉमिक लॉस होगा हर साल 1.6 लाख करोड़ यानी 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स। ऐसी सिचुएशन रही तो इंडिया के जो आउटडोर वर्कर्स है ना, इनको देखो डेली बेसिस पे 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा के टेम्परेचर में काम करना पड़ेगा। और अगर इनकी वेलबींग को हमें ध्यान में रखना है ना, तो किसी भी कीमत पर 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अर्थ का एवरेज टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। यानी रिवर्स क्लाइमेट चेंज ही एक सोल्यूशन है इसके लिए। लेकिन फॉसिल फ्यूल्स से एमिट होने वाले कार्बन को कम करना होगा, क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी पे ज्यादा ध्यान देना होगा। पर देखो विभिन्न देश एक्ट तो कर रहे हैं लेकिन काफी स्लो स्लो एक्ट कर रहे हैं। ज्यादा एमिशन करने वाले जो देश है ना, यूएस, यूरोपियन यूनियन, चाइना, इंडिया, इनके लिए जरूरी है कि जल्द से जल्द ये क्लीन एनर्जी को अपनाए, जितना जल्दी हो सके उतना ही अर्थ जो है वो इस प्रकार के एक्सट्रीम इवेंट से बचेगा। और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। देखो जैसे बेटर इन्वायरमेंटल केयर। बेटर इन्वायरमेंटल केयर का क्या मतलब है, डिफोरेस्टेशन हो जाता है लोकल लेवल पे, इस वजह से भी वाइल्ड फायर बढ़ती है और एवरेज टेम्परेचर लोकली इंक्रीज होता है। एग्रीकल्चर में वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को उगाया जाता है, वहां पर भी हीट वेव ज्यादा आती है। मतलब हीट वेव प्रोन एरिया में इतना ज्यादा पानी का खर्च कर देना फसलों के लिए सही नहीं है। तो ये छोटे छोटे जो फैक्टर्स है ना, इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे एफोरेस्टेशन हो लोकली, अर्बन एरियाज में पेड़ उगाए जाएं, पानी का सही ढंग से इस्तेमाल हो, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स की बजाय सिचुएशन देखते हुए जो बार बार हम बात करते हैं हाई वैल्यू और हाई न्यूट्रिशन वाली क्रॉप्स को उगाया जाए, जैसे कि देखो मिलेट्स हैं। पर देखो ये सारी चीजें अपने आप से नहीं होंगी, सरकार को भी प्रयास करने होंगे। जैसे जो किसान ट्रीज को प्लांट करते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री को अपनाते हैं, तो उन्हें इंसेंटिव दिया जाए, उनको फाइनेंशियल ट्रांसफर कुछ किया जाए, पैसे उनको अच्छे इक्विपमेंट्स दिए जाएं, ताकि वो मिलेट्स या फिर दूसरी जो खेती करनी है ना, जो सरकार चाहती है कि ये फसल किसान उगाएं,
तो वो फसल उगाएं। मतलब सरकार को ना एक पुश करना होगा फार्मर्स को। ड्रिप इरिगेशन है, जैसे पानी अगर ज्यादा यूज होता है तो ड्रिप इरिगेशन को सरकार जोर शोर से प्रमोट करे। अर्बन ग्रीन की हमने बात की कि अर्बन एरियाज में पेड़ होने चाहिए। वर्कर्स के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए। वर्कर्स को पहले से बताया जा सके कि आज घर में बाहर मत निकलिएगा, घर से बाहर आज काम मत कीजिएगा, इस आवर्स के बीच टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहेगा। इस प्रकार की जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये बाहर काम करने वाले वर्कर्स की हेल्थ को सुनिश्चित करेंगी। वर्कर्स इंश्योरेंस पर सरकार को ध्यान देना होगा कि अगर ये एक्सट्रीम इवेंट्स आती भी हैं तो वर्कर्स बीमार हो जाते हैं तो उनका बकायदा इंश्योरेंस हो। और सब्सिडीज देखो सरकार काफी देती है गरीब लोगों को, लेकिन सब्सिडीज जो है ना बहुत सारी पुअरली टारगेटेड है। जैसे केरोसिन देती है सरकार, केरोसिन का उतना फायदा नहीं हो पाता। सिर्फ जितनी सब्सिडी सरकार देती है ना उसका 26% डायरेक्टली गरीब लोगों तक पहुंच पाता है। तो ये हमने